गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आप जी जान से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि भारत में यूरोपीय का आगमन कैसे हुआ, उसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पुर्तगाल के बारे में बात किया था। पुर्तगाली किस लिए आए थे, पुर्तगाली के आने के पीछे क्या रीज़न था। और इस वीडियो में हम डच के बारे में चर्चा करेंगे कि डच को भारत आने में क्या रुचि थी और डच जब भारत में आए तो भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ। इसके बाद हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। और इन सारों को अलग अलग पढ़ने के बाद हम फिर से देखेंगे कि इन चारों के रहते भारत में क्या प्रभाव हुआ, भारत के राजाओं के बीच क्या हुआ, कितने संघर्ष हुए फ्रेंच के और या पुर्तगीज़ के या डच के, इनके बीच आपसी रिलेशन क्या क्या थे और फाइनली भारत के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ा। और फिर भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों से बस एक अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे ये उन सारे लोगों को फ़ायदा हो जो तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशंस तथा विभिन्न राज्य सेवाओं की परीक्षाओं के लिए मेंस और प्रीलिमिनरीज दोनों को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। तो आप लोग जस्ट मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँगा, तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, जिसका नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन और डच के बारे में। तो सबसे पहले डच को समझने से पहले डच की भौगोलिक स्थिति क्या है, डच कहाँ पे स्थित है और डच विश्व मैप में कहाँ पे है, इस चीज़ को हम समझते हैं तथा साथ ही ये देखते हैं कि डच की भौगोलिक स्थिति क्या थी और किस लिए वो उत्सुक हुआ, किस लिए वो प्रेरित हुआ पूर्व की तरफ जाने के लिए, इंडिया की तरफ जाने के लिए। तो समझिए, ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप है, विश्व मैप है। इस विश्व मैप में हम अटलांटिक महासागर की तरफ जब आते हैं तो अटलांटिक महासागर की तरफ एक छोटा सा देश हमें दिखाई देता है और वो देश क्या है, वो डच है। डच देश का नाम नहीं है, डच वासी का नाम है। डच जिस देश के वासी थे उस देश को हम नीदरलैंड कहते हैं या हॉलैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्थिति है, नीदरलैंड की जो स्थिति है, ये स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व यूरोप में। उत्तर पूर्व यूरोप आप कहेंगे ये तो पूरब है और ये दिखने में पश्चिम लग रहा है, तो ये उत्तर पूर्व कैसे हो गया। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच से आप सबको पता होगा कि एक टाइम लाइन जाती है जिसको मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और इस रेखा के पूर्व, इस रेखा के आगे पूर्व माना जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित हो गया, उत्तर पूर्व में, यूरोप के उत्तर के पूर्व में ये स्थित है। कौन सा, तो नीदरलैंड। अब इसकी क्या भौगोलिक स्थिति थी, तो देखिए ये समुद्र, इसका जो ये कोस्टल है, समुद्री रीजन है ये। तो इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम था समुद्र से मछलियों को पकड़ना और व्यापार करना, क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी, भौगोलिक रूप से पूर्णतः विकसित नहीं थे। तो इनका जो पूरा इनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो समुद्र के ऊपर ही, व्यापार के ऊपर में ही टिका हुआ था। बहुत दिनों तक ये डच वाले जो थे ये पुर्तगाल और स्पेन, बेसिकली ये स्पेन के उपनिवेश थे। बहुत दिनों तक ये स्पेन के अधीन रहे थे। ठीक है, और पुर्तगाल और स्पेन के मिले हुए प्रायद्वीप को हम क्या बोलते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप बोलते हैं। ये शुरू में करते क्या थे, चूँकि ये स्पेन के उपनिवेश थे तो इनका काम क्या था, ये क्या काम करते थे, ये काम समुद्री जहाज़ या नौका से रिलेटेड काम करते थे।
यही सब सारी भौगोलिक स्थिति इनको प्रेरित करता है किसकी तरफ जाने के लिए, पूर्व की तरफ जाने के लिए। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि पूर्व में जब पुर्तगाल पूर्व से व्यापार करता हुआ लाता है और यूरोप में अपने सामानों को बेचता है तो कई गुना लाभ लेता है। इस लाभ को देखते हुए इनके मन में भी आशा जगती है कि अगर ये भी पूर्व में जाएं, व्यापार करें, तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था उन्नत होगी। तो इसी सब महत्वाकांक्षाओं को लेकर के ये पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन पूर्व की तरफ बढ़ने के लिए इनको किससे सामना करना पड़ेगा, पुर्तगाल से सामना करना पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, देखिए हॉलैंड या नीदरलैंड जो है यह उत्तर पूर्व यूरोप में स्थित है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। प्रारंभ में यह स्पेन के अधीन था। किसके अधीन था, स्पेन के अधीन था प्रारंभ में ये। लेकिन फिर 1588 ईस्वी के अप्रॉक्स में ये स्पेन से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन के अभाव के कारण ये जो थे व्यापार करते थे। शुरू में ये क्या काम करते थे, देखिए ध्यान से। शुरू में इनका इनिशियल स्टेज में क्या काम था, इनिशियल स्टेज में इनका काम था जो पुर्तगाल पूर्व के देशों से व्यापार करके जो भी वस्तुएं लाते थे वो लिस्बन में रखते थे। और लिस्बन से डच क्या करते थे, लिस्बन से इन सारी वस्तुओं को ले करके कहाँ पे पहुँचा देते थे, एंटवर्प में। एंटवर्प जो कि बेल्जियम में स्थित है। एंटवर्प बंदरगाह है जो बेल्जियम में स्थित है। और वहाँ से ये पूरे यूरोप में इस सारे सामान की सप्लाई होती थी, इस सारे सामान को वितरित किया जाता था। यही काम मेन करते थे कौन, डचवासी करते थे। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए हम ये देखते हैं कि अब डच के मन में क्या आ रहा है, बार बार वो देख रहा है कि इतने पुर्तगाली इतने ज़्यादा मुनाफा कमा ले रहे हैं। ऐसे समझिए कि ये एक बनिए की दुकान पे काम करने वाला एक छोटू है जो देख रहा है कि बनिया दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है, तो वो किस विधि से अमीर हो रहा है और उसी विधि को ये फॉलो करेगा आगे में। तो इसके अंदर में मन में अंदर में क्या हो जो जल रही है, एक संकल्पना पनप रही है। किस चीज़ की संकल्पना पनप रही है, सबसे पहले संकल्पना है कि ये किसी तरह स्पेन से अपने आप को आज़ाद कराए, स्पेन से अपने आप को आज़ाद कराए, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, डच के लोगों के बीच राष्ट्रता की भावना बदलनी होगी, राष्ट्रता की भावना पैदा करनी होगी। तो देखिए क्या करता है, संकल्प इसके क्या थे, राष्ट्रता की भावना का विकास करना, नीदरलैंड से स्पेन का शासन को हटाना ही मेन क्या था, मकसद था राष्ट्रता की भावना को। और दूसरा क्या था कि पुर्तगालियों को मसालों के व्यापार से बहुत ही ज़्यादा आमदनी होती थी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो मन ही मन इनके विचार में क्या था कि किसी तरह ये जो मसालों का व्यापार है ये पुर्तगाली से छीन लिया जाए, किसी तरह छीन लिया जाए। इनको स्वतंत्रता कब मिलती है, किससे, तो इनको स्वतंत्रता मिलती है स्पेन से 23 मई 1568 ईस्वी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पुर्तगालियों को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, कोई युक्ति अपनानी पड़ेगी। इस युक्ति को अपनाने के लिए चूँकि ऑलरेडी स्थापित ये पुर्तगाली जो थे ये पूर्व में पूरी तरह से स्थापित हो चुके थे, इनका क्षेत्र बहुत विशाल हो चुका था। तो इनको कैसे हराना है, इनको हराने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत करने के बाद पुर्तगाली से संघर्ष करना पड़ेगा। तो कैसे ये संघर्ष करते, ध्यान से देखिए। पुर्तगाली को हराना या पुर्तगालियों के साथ संघर्ष की तैयारी अब वो कैसे करते हैं, कौन, तो डचवासी। पुर्तगाली से श्रेष्ठ बनने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डच वालों ने, क्योंकि डच का मेन क्या काम था, वाणिज्य व्यापार, तो अपने वाणिज्यिक संगठन को मजबूत बनाया। डच ने क्या किया, अपने वाणिज्यिक संगठन को मजबूत बनाया। और मजबूत बनाने के साथ ही साथ क्या किया, एक व्यापारिक संगठन की स्थापना की 20 मार्च 1602 ईस्वी को। 20 मार्च 1602 ईस्वी को इससे किसके द्वारा पारित किया गया था, तो डच संसद के द्वारा 20 मार्च 1602 ईस्वी को एक कंपनी बनाई गई। कंपनी किस चार्टर के तहत बनाई गई, तो संसद के द्वारा एक कानून पारित हुआ। इस कंपनी का नाम था VOC। ठीक है, कंपनी की देखरेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना की गई। इस कंपनी को देखने के लिए क्या किया गया, 17 सदस्यीय बोर्ड बनाया गया। और बोर्ड का क्या काम था, बोर्ड जो था सरकार के आदेशों का पालन करता था और उसके अनुसार ही कंपनी का संचालन करता था। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए, कंपनी ने क्या किया,
हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए युद्ध करने, संधि करने, प्रदेशों पर अधिकार करने तथा किलाबंदी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का नाम क्या था? बीओसी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड थी। कंपनी को भूमध्य सागर से पूर्व व्यापार करने की, इससे क्या मिला? इस चार्टर से कंपनी को भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर से पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी इस चार्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला स्टेज था। पहला स्टेज क्या था कि एक व्यापारिक कंपनी को बनाना और व्यापारिक कंपनी को क्या देना? अधिकार देना, स्वतंत्र का अधिकार देना कि वो कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हो।